So welcome you all to Hello to Code. Myself Lavish Agarwal. I am from CSA department, second year, UIT KUK, and I am also machine learning tech lead at DSC UIT KUK. You can connect with me on my GitHub and LinkedIn. Links will be shared to you in the chat box. And my basic interests are web development, machine learning, deep learning, and I'm also a competitive programmer. So competitive program is all about your DSA skills, your coding skills, आप कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हो. सो बेसिकली उन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें और स्टार्ट कैसे करें. तो ये सेशन ऑल अबाउट उन्हीं बातों के ऊपर रहेगा. देन मेरी कुछ कोडिंग प्रोफाइल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किन किन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने क्या प्रैक्टिस किया है. नाउ स्टार्ट विद द सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो प्लीज ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ना करें. आप जितना इंटरेक्ट करोगे, दोनों साइड जितना कॉपरेट करेंगे, सेशन उतना अच्छा जाएगा. नाउ स्टार्ट एंड इंटरेक्ट एज मच एज पॉसिबल, जो मैंने अभी पहले भी आपको कहा था. एक बार ब्रीफ लेते हैं कि अभी सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. तो हाउ टू बिगिन, आप कोडिंग की लाइन में बिगिन कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें अगर आपने नहीं किया अभी तक. देन विच लैंग्वेज, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन आती है, हमें खुद को आई थी जब फर्स्ट ईयर में नया शुरू किया था, कि कौन सी लैंग्वेज में कोड करना स्टार्ट करें. देन लैंग्वेज चूज कर ली, तो बेसिक टॉपिक्स क्या क्या पढ़े. देन डीएसए क्या होता है, भाई सभी बोलते हैं डीएसए करना है, डीएसए करना है, पता नहीं डीएसए होता क्या है. तो घबराने की बात नहीं, आप बताएंगे डीएसए क्या होता है. देन डीएसए जरूरी क्यों है आपके लिए, कुछ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे, और डेवलपमेंट और डीएसए में आप बैलेंस बना के कैसे चले उसके बारे में. और देन वी हैव अ क्यू एन ए सेशन. जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज नोट करके रखें, या आप लास्ट में पूछ सकते हो. नाउ कि कोडिंग सीखना पड़ेगा, क्यों सीखना पड़ेगा. अगर आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, आप कोडिंग लाइन में, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हो, या आपके मन में कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर को डेवलप करूं, कोई वेबसाइट, कोई ऐप डेवलप करूं, मे बी आई कैन टेक इट टू ए स्टार्टअप लेवल. सो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी. हर कंपनी, आईटी कंपनी आपको बिना कोडिंग के एंटर नहीं देगी. देन विच स्टेप्स वी हैव टू फॉलो. द फर्स्ट स्टेप इज चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये सबसे बेसिक स्टेप होता है, और बहुत से स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं चूज करने में, जितना रिक्वायर नहीं होता वो उससे ज्यादा टाइम इसमें लगा देते हैं. देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये होती क्या है, क्यों जरूरी है, सब बात करेंगे हम. देन बी कंसिस्टेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग. एक बार आपने लैंग्वेज चूज कर ली, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ लिए, देन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं है कि एक बार किया फिर एक दो महीने छोड़ दिया देन फिर स्टार्ट करेंगे. नो. देन हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करें और प्रोजेक्ट्स बनाएं. अलग अलग प्रोजेक्ट्स के आइडियाज होते हैं सबके पास, या नहीं होते तो धीरे धीरे सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में. देन नाउ कम्स टू द फर्स्ट टॉपिक, डिफिकल्ट टू चूज अ लैंग्वेज. सो दैट्स द रियलिटी, देयर आर एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो आप स्टार्ट कर सकते हो. जैसे साइड में इमेज है, वो दिख रहा है कि जावा है, सी प्लस प्लस है, पर्ल है, स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, जावा स्क्रिप्ट है, शेल है, पास्कल है. सो एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है, तो कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है कि मैं किस लैंग्वेज से स्टार्ट करूं. लेकिन फिर भी जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें प्रेफर किया जाता है कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बेसिकली 3 या 4 लैंग्वेज, या जावा स्क्रिप्ट भी आप ऐड कर सकते हो, कि 4-5 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को चूज करें. फिर भी चॉइस हो जाती है कि भी 5 में से भी 6 में से भी कौन से चूज करें. तो यहाँ दो सिनेरियो आते हैं. जैसे कुछ बच्चों को पहले से आइडिया होता है कि हाँ मेरे को आगे डेवलपमेंट वर्क में मशीन लर्निंग करनी है, या एंड्रॉइड करना है, मेरे को वेब करना है. देन वो उसी लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हैं जो उनको आगे हेल्प करेगी. बट जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हो, तो बेसिकली रेयर होता है कि किसी बच्चों को इतना आइडिया हो कि वो किस डेवलपमेंट में आगे वर्क करना चाहता है. देन तो मोस्ट आप क्या करना चाहिए आपको, कि किसी भी एक लैंग्वेज स्टार्ट करो, देन यू गेट कंफर्टेबल टू इट. उसके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के साथ कंफर्टेबल हो, उसमें कोडिंग ग्रिप बनाओ, इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, किसी लैंग्वेज में सिंटेक्स कैसे वर्क करता है, मैं कोड कैसे करता हूँ, कोड कंपाइल कैसे होता है, इन सब बातों के बारे में जानो. देन यू शुड मूव टू एनी अदर लैंग्वेज वेरी इजीली. मतलब अगर आपको एक लैंग्वेज सीखने में 2 से 3 मंथ लग रहे हैं, वो फर्स्ट आपकी लैंग्वेज है. देन आपको आज पता चला कि हाँ भैया मेरे को मशीन लर्निंग करनी है, तो मेरे को पाइथन सीखनी पड़ेगी, या मेरे को वेब करना है तो मैं जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, और या एंड्रॉइड करूंगा तो मैं जावा या कॉटलिन सीखूंगा. तो जो वह टाइम आपने 2 या 3 महीने किसी और लैंग्वेज में इन्वेस्ट किया है, वो वेस्ट नहीं होता. जो आप सेकंड लैंग्वेज में जंप करते हो, तो वो टाइम 1/3 भी नहीं रहता, आप 1 मंथ भी नहीं लगता आपको कंप्लीट उस लैंग्वेज को सीखने में. देन एक लैंग्वेज आपने सोच ली भाई, हाँ कि एक लैंग्वेज मेरे को, अब मैं इनमें से पिक कर लेता हूँ कि एक लैंग्वेज में उठाता हूँ, उसके मैं पढ़ स्टार्ट करूंगा.
तो मेजर टॉपिक्स क्या होते हैं किसी लैंग्वेज को रीड करने में? सो ये जो लिस्ट है आप इसी ऑर्डर में इन टॉपिक्स को पढ़ो तो बेस्ट रहेगा। सो टॉपिक्स हैं क्या क्या? मतलब डेटा टाइप्स, इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत कोडिंग स्टार्ट की होगी वो रिलेट कर पाएंगे होते क्या हैं। एंड ऑल्सो सभी टॉपिक्स हर लैंग्वेज के अंदर सेम नहीं होते। हर लैंग्वेज के अंदर टॉपिक्स कई नेम अलग हो जाते हैं, कई कॉम्पिटिशन्स अलग हो जाती हैं, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक बातें आ जाती हैं। देन सबसे पहले आप गो थ्रू करो कि डेटा टाइप्स कौन कौन से, आपकी लैंग्वेज कौन सी डेटा टाइप सपोर्ट करती है। कोई लैंग्वेज इन, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, एरे सब सपोर्ट करती है। अब जैसे हम सी की बात करें, वहां पे स्ट्रिंग डायरेक्टली एज डेटा टाइप सपोर्ट नहीं होता, आपका डेटा स्ट्रक्चर उसको यूज करना पड़ता है। देन यू गो टू द वेरिएबल्स की वेरिएबल्स होते क्या हैं, हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स को। हर लैंग्वेज का अपना अलग सिंटेक्स आता है। जैसे जावा, सी प्लस प्लस, दे हार्ड कोड लैंग्वेजेस, आपको पहले बताना पड़ता है कि मैं इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करूंगा, मैं इसमें फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर करूंगा। वहीं जैसे पीएचपी होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, एंड देन योर पाइथन, तो वो बहुत लूजली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं, वहां पे आपको पहले इतना सब कुछ नहीं बताना पड़ता अपने इंटरप्रेटर, अपने कंपाइलर को। देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी किसी भी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कि यूजर इनपुट कैसे देगा और आपको आउटपुट कैसे दोगे। कि आपको तो रखना नहीं, आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, कोई भी आजकल आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो इंटरेक्ट करेगा अपने यूजर्स के साथ। देन वो कैसे करेगा? इनपुट और आउटपुट के साथ। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे अलग अलग मेथड से आप एक लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट कर सकते हो। देन ऑपरेटर्स, जो प्लस माइनस डिवाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। देन कंडीशनल एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स, अब ये क्या होती हैं? तो किसी ने सुना हो इफ एल्स लूप, इफ एल्स कंडीशंस के बारे में सुना हो, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो ये सब आती है हमारी कंडीशनल एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो किसी कंडीशन पे बेस्ड होती है, उनके अकॉर्डिंग का एग्जीक्यूशन प्रोसीड होता है। दे आर नॉट लाइक कि हाँ ये कंडीशन ठीक, ये लाइन वाइज चलते रहेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट से लेकर लास्ट में एग्जीक्यूट होगी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, अगर कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसकी कॉम्पिटिशन क्यों करें। देन कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी हेल्प करती है। इसमें भी हर लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है, जैसे पाइथन के अंदर आपको स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं मिलती, डू वाइल लूप नहीं मिलता, लेकिन एक एडवांटेज मिलती है, एक फोर एल्स लूप मिल जाता है। ऐसे सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सभी कंडीशनल स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। देन फंक्शंस क्या होते हैं? सो जब आप कोडिंग करने लग जाओगे तो फंक्शंस का आप काफी ज्यादा यूज करोगे, काफी ज्यादा यूज करोगे आप फंक्शंस का किसी भी लैंग्वेज में। देन क्लासेस एंड ऊप्स, ऊप्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जो बच्चे सीएससी में, उनके पास एक एडवांटेजेस आती है यहाँ, कि सीएससी के अंदर सेकेंड ईयर में आप प्रॉपर एक सेमेस्टर में पढ़ते हो कि ऊप्स होता क्या है। बट जो इनके पास सीएससी नहीं है, उनको वो पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। और आप बहुत सारी रिसोर्सेज हम आपको अभी भी बताएंगे आगे, वहां से आप पढ़ सकते हो। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करते हो, आपको डिफरेंट टाइप्स के एरर टैकल करने पड़ते हैं, तो उन एरर्स को आप प्रोग्रामिंग के साथ कैसे टैकल करोगे, वो एरर शो ना हो और हम उनको टैकल कर दें। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी हेल्प करती है वहां पे। देन आल्सो यू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, कि आपको इन्हीं ऑर्डर में आप अगर पढ़ोगे तो बेस्ट है। और ऑल्सो कि इतने सारे टॉपिक हैं, बट दिस इज ऑल्सो बिगनिंग। ये कोई आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचोगे, सिर्फ बिगनर लेवल पे हो भी आप। देन बात करते हैं व्हाट इज डीएसए, सभी बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, पता तो किसी को नहीं। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज एक बार चैट में मेरे को एक्नॉलेज करें, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता क्या है, कोई भी। यस या नो ही बता दो। गाइस जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, जैसे जल्दी जल्दी मैसेजेस टाइप करते हो ना, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। यस नो कुछ भी लिख दो कि आपको पता है व्हाट इज डीएसए। नहीं पता तो नो लिख दो सिर्फ। वेरी गुड। ओके ओके ओके। तो एक रिप्लाई आया आई थिंक, डीएससी इज टेक्निक मेकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट, बट हाँ ट्राई किया उसके लिए बिल्कुल थैंक यू। इट्स अ टाइप ऑफ डेफिनेशन फॉर डीएसए। तो मेजोरिटी को नहीं पता, वो एक्सपेक्ट यही था कि फर्स्ट ईयर में इतनी नॉलेज नहीं होती। दिस इज वे टू रिप्रेजेंट डाटा बेटर। वेरी नाइस, थैंक यू ऑल गाइस इतना इंटरेक्ट करने के लिए। सो मूव ऑन करते हैं कि है क्या। आपके काफी रिप्लाई अच्छे थे। तो सबसे पहले तो इंटरनेट पे हमें जो डेफिनेशन मिलती है वो पढ़ते हैं, गूगल करते हैं जो। A data structure is a particular way to organize data in a computer
सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। कि ये क्या कहती है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे है कि आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकें, किसी कंप्यूटर में, किसी सिस्टम में, किसी सॉफ्टवेयर में। लेकिन इतना क्लियर नहीं हो रहा है इस बात से कैसे डेटा को क्यों ऑर्गेनाइज करना है, ये कैसे। तो एक सिनेरियो लेके चलते हैं। जैसे अभी मीट के अंदर अराउंड 94-95 स्टूडेंट्स अवेलेबल है जो मीट अटेंड कर रहे हैं। तो मेरे को किसी ने कह दिया कि अब मेरे को ना तुम्हारी सबकी ईमेल स्टोर करनी है, स्टोर करके रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल तरीके से क्या करूँ कि मैं 90 वेरिएबल्स 94 वेरिएबल्स बनाता हूँ और सबके अंदर एक एक ईमेल स्टोर करता जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैं कहूंगा यार मैं 90 वेरिएबल्स के नाम याद रखूंगा, इससे अच्छा तो मैं 90 की 90 ईमेल्स याद रख लूंगा। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास आता है डेटा स्ट्रक्चर से। तो जब भी हमें किसी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना होता है इन सीक्वेंस की, मेरे को अलग अलग वेरिएबल्स के नाम नहीं याद रखने पड़े, मैं एक का नाम याद रखूं और मैं सबको एक्सेस कर पाऊं, देन वी शुड यूज एरेज। एंड पाइथन में हम इसको लिस्ट कहते हैं, इसमें एरेज कहते हैं। वहां पे हम अलग अलग टाइप के डाटा स्टोर कर सकते हैं। देन वी शुड यूज एरेज। मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा 90 का, और फर्स्ट से स्टार्ट हो गए लास्ट तक सबकी ईमेल आईडीज डाल दूंगा। तो ये हो गया एक सिनेरियो। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हमारा एरे हमें हेल्प करता है। अब एक और डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लिंक लिस्ट। ये क्या होती है, सपोज करो मैंने आपका एक एरे बना दिया 90 का, और जैसे अभी बात करते करते 5-6 बंदों ने लीव कर दिया, तो मेरे ओनली 85 बंदे हो और 5 का स्पेस मेरे पास खाली रह गया। तो मैं क्या करूंगा उस स्पेस का, मेरे कंप्यूटर में तो वेस्ट हो गया वो। एज ए सिमिलर क्या होता है कि एक और सिनेरियो कि मैंने 90 लिख दिए और कुछ 5-6 बंदों ने मेरे जैसे जो लेट आते हैं वो लेट आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो अब मेरे पास नई स्ट्रेंथ होगी 100 की। तो अभी मैं फिर एक प्रॉब्लम में फंस गया कि कैसे टैकल करूं। अब मैं 10 बंदों का डाटा कहाँ स्टोर करूं। देन लिंक लिस्ट हमारी हेल्प करती है कि डायनेमिकली डाटा एलोकेट करती है कि अगर मेरे पास एक ही डाटा है अभी तो मैं एक पे रुक जाऊंगा। देन मेरे पास एक बंदा और ऐड हुआ, मैं सेकंड डाटा पे शिफ्ट कर जाऊंगा। मेरे पास एक बंदा और ऐड हुआ, मैं थर्ड पे। मैं एक बंदा और ऐड हुआ, मैं फोर्थ पे। ऐसे जितने मेरे को रिक्वायरमेंट होगी मैं उतना ही डाटा स्पेस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एलोकेट करता जाऊंगा और अपनी कॉम्पिटिशन उसके ऊपर करूंगा। देन एक फैमिलियर एग्जांपल लेते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम सभी चलाते हैं, स्नैपचैट फेसबुक इंस्टाग्राम। तो आप किसी भी अपने फेमस सेलिब्रिटी या कोई आपका फेवरेट बंदा होता है तो उसकी प्रोफाइल खोल के देखते हो आप। देन मिलियंस ऑफ फॉलोवर होते हैं उसके। देन जैसे आप खोलते हो विद इन सेकंड नीचे लिखा जाता है कि इन बंदों ने भी इसको फॉलो किया या ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो कैसे पॉसिबल होता है कि मिलियंस का काउंट आप जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉफ्टवेयर आपको करके देता है। उस बंदे के जहां 12 मिलियन 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे कर देते हो सॉफ्टवेयर। तो वहां पे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ग्राफ, वो हमारी हेल्प करता है जहाँ सभी आपके जो यूजर्स होते हैं वो एज ए नोड कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे ये बंदा ये इससे कनेक्ट है एज अ नोड, इससे कनेक्ट है एज अ नोड। तो इन दो बंदों के बीच में ये जो बंदा म्यूचुअली कनेक्टेड है तो वो ग्राफ एक पाथ लेता है कि कौन सा पाथ इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। देन दिस इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। इसको डीप में आप पढ़ सकते हो जाके, और मैं चाहूंगा कि आप और भी कई डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करो कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देन यू कम टू नो कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इतने जरूरी है। सो नाउ टॉक अबाउट एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर की तो बात हो गई, अब एल्गोरिथम क्या होती है। सबसे पहले वही गूगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये थोड़ा इजी है कि स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो किसी भी टास्क को करने के लिए हम फॉलो करते हैं। तो देखा जाता है एल्गोरिथम हर जगह, आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करते हो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में करते हो, तो वो एक एल्गोरिथम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, आपको कहीं बाहर जाना है तो आप क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे। आप अपनी की लोगे, बिना डोर खोले तो जा नहीं सकते, लॉक खोले तो। देन यू पिक अप योर बैकपैक, योर लैपटॉप, योर बुक्स, कुछ भी ले रहे हो, कल आप कॉलेज के लिए जा रहे हो तो अपना सारा स्टफ लोगे। देन आप डोर तक जाओगे, ओपन करोगे, बाहर जाओगे, देन दोबारा लॉक कर दोगे। अब ये एक सीक्वेंस में काम होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते आप चाबी तो भूल गए और डोर खोलने की कोशिश कर रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। या फिर एक और एग्जांपल हो, किसी को कुकिंग वगैरह का शौक है तो आप यूट्यूब से या कहीं से ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हो, रेसिपी देखते हो, तो स्टेप्स फॉलो करते हो। ऐसा कभी नहीं करते कि उसने जो काम लास्ट में कहा वो तो मैं पहले कर लेता हूँ, अभी फ्री हूँ और लास्ट वाला काम बाद में कर लूंगा। तो वो नहीं होता, एल्गोरिथम्स के बेस पे काम करते हैं सीक्वेंस में। देन ये होगा जनरल लाइफ में, हम देखते हैं कि कोडिंग में क्या क्या कैसी होती है एल्गोरिथम। ये तो बेसिक एल्गोरिथम है जो आप नॉर्मली पढ़ते हो जब भी आप एल्गोरिथम की स्टडी स्टार्ट करते हो। फर्स्ट आती है लीनियर सर्च।
लीनियर सर्च क्या होती है कि अगर आपको, जैसे इस मीट का एग्जांपल लेते हैं, मेरे को सर्च करना है कि वेदिता इस मीट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सभी नाम को पढ़ूंगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक शुरू हो जाऊंगा। ओके, फर्स्ट वेदिता नहीं है, सेकंड नहीं है, फोर्थ नहीं है, ऐसे मैं ढूंढता जाऊंगा। जिस भी पॉइंट में मेरे को वेदिता मिलती है मैं कहूंगा हाँ मेरी वेदिता आज मीटिंग अटेंड कर रही है। देन अगर लास्ट वाले बंदे तक मेरे को नहीं मिलती तो मैं क्या कहूंगा, वो अटेंड नहीं कर रही। तो जो एल्गोरिथम है ये आती है लीनियर सर्च, कि हम लीनियरली हर एक एलिमेंट को विजिट करते जाते हैं, देन हम ढूंढते हैं कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देन एक और आती है सिलेक्शन सोर्ट। सिलेक्शन सोर्ट क्या होती है, मान लो अभी आप मोस्टली फर्स्ट ईयर से आए हो, कुछ बंदे सेकंड ईयर से भी होंगे, या मे भी कुछ थर्ड ईयर से भी आए हो। तो मेरे को सेव करना है कि फर्स्ट ईयर वाले बंदे तो टॉप में आ जाए, देन सेकंड ईयर वाले, देन थर्ड ईयर वाले। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूंगा कि जिसका ईयर 1 है वो पहले स्टोर हो जाओ, जिसका 2 है वो बाद में, जिसका 3 है वो बाद में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन सोर्ट। अभी यही दो एल्गोरिथम मैंने डिस्कस की, ये बहुत बेसिक एल्गोरिथम होते हैं। आप जैसी कोडिंग में जाते हो, एल्गोरिथम्स पढ़ना शुरू करते हो, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब करते हो, देन दे आर नॉट ओनली दीज एल्गोरिथम। सॉर्टिंग के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, बकेट सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, एंड मर्ज सॉर्ट। सो दे डिपेंड ऑन कि कौन सी कितनी फास्ट है, कौन सी कितनी स्लो है, वो आप जब डीप में पढ़ोगे तो आप उसको कॉन्कर कर पाओगे। सो वाई डीएससी। तो अभी तक हमने थोड़ा डिस्कस किया कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता क्या है, सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो कोई बता सकता है कि क्यों जरूरी है, क्या लग रहा है क्यों जरूरी है डीएससी? कोई भी? यस, नो? नो ही लिख दो यार। ऑर्गेनाइज, सेव टाइम, दोनों ही आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं अभी तो। टू एनालाइज योर प्रॉब्लम, अगेन एक्यूरेट आंसर। फॉर अरेंजिंग डाटा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, सही है। एफिशिएंसी, पर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए हैं, इतने एक्यूरेट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कोट है, मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट बैठता है। इन ऑर्डर टू बी इरिप्लेसेबल वन शुड मस्ट बी एफिशिएंट। तो क्या मीनिंग है इस बात का, कि अगर आपको इरिप्लेसेबल बनना है तो आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। लेट्स टेक अ एग्जांपल, आपके पास दो एप्लीकेशन है, आजकल सभी पीडीएफ बनाते हैं, कोहली का सारा काम असाइनमेंट पीडीएफ में बना बना के भेज रहे हैं। तो दो एप्लीकेशन है, ए और बी। ए भी आपकी पीडीएफ बनाती है और बी भी। ए आपका टाइम लेती है अराउंड 30 to 40 सेकंड एक पीडीएफ को प्रिपेयर करने के लिए, सारी प्रोसेसिंग करने के लिए। और वहीं जो बी एप्लीकेशन है वो आपका टाइम ले रही है 2 से 2.5 मिनट एक पीडीएफ को रेडी करने के लिए। तो आप कौन सी प्रेफर करोगे? बताओ कौन सी प्रेफर करोगे, ए को प्रेफर करोगे जो कम टाइम ले रही है आपका, या बी को प्रेफर करोगे? बता दो चैट बॉक्स में। ए, ए, थैंक यू। तो मैं देख रहा था कोई बी तो नहीं है। सो एक और प्रेफर करोगे, क्यों? क्योंकि टाइम आपका सेव कर रही है। वहीं एक और सिनेरियो बनता है कि दोनों एप्लीकेशंस आपका सेम टाइम ले रही है बिल्कुल ही, वो भी 30 सेकंड्स में काम करके दे रही है वेदिता भी। तो वो भी आपका 30 सेकंड्स में काम कर रही है, और बी भी आपका सेकंड 30 सेकंड्स में ही काम कर रही है। बट ए जो है वो आपकी मेमोरी स्पेस ले रही है 40 KB, आप 40 MB, मतलब आपके फोन में सिर्फ 40 MB का स्पेस ले रही है। और जहां पे जो बी एप्लीकेशन है वो 150 या 200 MB ले रही है, मतलब 200 MB के क्रॉस ले रही है। तो आप फिर अगेन वही बात आती है कि आप मेमोरी सेव करने के लिए ए का यूज करोगे। तो इसके लिए एक और कोड कह सकते हैं कि टाइम इज इंपॉर्टेंट एंड मेमोरी इज एक्सपेंसिव। कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, हर कोई जाता है कि उसका टाइम सेव हो, एंड मेमोरी इज एक्सपेंसिव। कोई नहीं चाहता कि उसके फोन की पूरी मेमोरी 10 या 15 एप्लीकेशन में ही भर जाए और वो बाकी सब यूज ना कर पाए। देन इसका मतलब होगा कि हर कंपनी को डेटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? एफिशिएंट बनने के लिए। गूगल चाहेगा उसके सर्च और ज्यादा फास्ट हो, फेसबुक और चाहेगा कि उसकी फीड्स और ज्यादा बेटर होती जाए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट चाहेगा कि उसके रिकमेंडेशन और ज्यादा बेटर आए, कि कोई बंदा उनसे और ज्यादा प्रोडक्ट क्यों ले, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट अच्छी होती जाए और रिलेटेबल होती जाए। देन कंपनीज को डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो हमको चाहिए। हमको क्यों चाहिए? कंपनीज प्लेस सो मच एम्फेसिस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। जितने भी कंपनीज आपके स्टार्टअप हैं, आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं, सभी कंपनीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है इस टॉपिक पे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम किसी भी रिक्रूटमेंट के टाइम कितनी अच्छी है उस बंदे की। अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम किसी और से बेटर है तो सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको काफी एज मिलती है वहां।
देन आल्सो टू सॉल्व सम रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने वहां कि मेरे पास बंदे तो ज्यादा हो गए और मैंने एरे छोटा ले लिया। ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो बहुत सिंपल थी, तो उनको सोल्व करने के लिए भी डीएस से काफी हेल्प करता है हमारी। देन अब डीएस से समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा दिमाग में, हाँ डीएस से डेटा स्ट्रक्चर ये होते हैं, एल्गोरिथम ये होती है। अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो इस ऑर्डर में बेसिकली ये मेजर टॉपिक्स होते हैं आपके, और आप इसी ऑर्डर में पढ़ो तो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आप एरेज पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट जो भी हमने डिस्कस किए, थोड़ा सबको आइडिया हुआ होगा। देन हम स्टैक पढ़ेंगे, क्यूज पढ़ेंगे, ट्रीज पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे आके ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो जाते हैं। देन कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में ट्राई आ जाता है, हीप आ जाता है, तो वो भी जो बंदा चाहे बाद में जब इनकी मास्टरी हो जाए वो पढ़ सकता है। देन एल्गोरिथम्स की बात करें, हैशिंग होती है, रिकर्शन होती है, किसी ने रिकर्शन सुनी होगी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके कोडिंग। देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, बैक ट्रैकिंग होती है, ऐसी और भी कई एल्गोरिथम्स आती है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है, तो इनको हमें 4 साल में कवर करना होता है। बेसिकली जो कंपनीज होती है वो जो अमेजोन मेन एम्फेसिस करती है आपकी ट्रीज पे, और फ्लिपकार्ट भी, एंड जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे कोड जेम हो गया, आईसीपीसी हो गया, देन दे एम्फेसिस मोर ऑन ग्राफ्स एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, लाइक दीज टॉपिक्स। तो आप अपना टारगेट चूज करके देन आप इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। देन अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और लर्न कहाँ से करना है। तो जो फर्स्ट रो में आपको प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, गिग्स फॉर गिग्स, जावा टी पॉइंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 99% सब मटेरियल मिल जाएगा कि आप क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। मैं बेस्ट आपको प्रेफर करूंगा कि आप गिग्स फॉर गिग्स तो जरूर एक्सप्लोर करें, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिगिनर्स के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी और एडवांस के लिए भी। काफी ऑर्गेनाइज वे में आपको सारे टॉपिक्स यहाँ मिलते हैं। देन जावा टी पॉइंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, दोनों मैं खुद एक्सप्लोर कर चुका हूँ, काफी अच्छे हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, तो आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, एनी लैंग्वेज, तो सभी लैंग्वेज की एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि क्या फीचर है, क्या उसके अंदर हमें इनबिल्ट कुछ ईज मिलती है, कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं, तो उन सबको यूज कैसे करना है, वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड वे में आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप किसी भी लैंग्वेज की लिखें, आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सी प्लस प्लस लिखेंगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो प्रेफर किया जाता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, क्योंकि काफी सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉपिक्स जो होते हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, तो वो आप तभी ज्यादा अच्छी तरह ग्रैस्प कर पाओगे जब आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाओगे। देन प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, तो इफ यू आर एट बिगनर लेवल, अभी जैसे, हाँ अभी अभी स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना, तो बिगनर लेवल के लिए ये सेकंड रो में आपके लिए जो प्लेटफॉर्म्स है, हैकररैंक, स्पोच एंड हैकरअर्थ। मैं प्रेफर करूंगा कि पहले हैकररैंक को तो एटलीस्ट देखें, जिसको पसंद नहीं आता वो स्पोच और हैकरअर्थ पे जरूर जाए, और थोड़े थोड़े टाइम बाद इनको शफल करते रहे। कोई हैकर रैंक स्टार्ट किया तो कभी हैकर ट्राई कर ले बाद में, कभी स्पोर्ट्स ट्राई कर ले, क्योंकि वैरायटी करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल क्वेश्चन ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगे कि हाँ मैं अब बिगनर हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, मैं अब इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ तो कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, एडवांस पे तो कौन कौन से, तो आपको वहाँ उनको फिल्टर करने का टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। देन इफ यू डन दिस बेसिक जो प्लेटफॉर्म्स है, देन यू कम टू एडवांस लेवल। तो जब आपको, हाँ भाई अब मेरे को सिर्फ डीएससी का ही अच्छी तरह से मास्टरी करनी है, या मेरे को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है मेरी, उसको और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो हम लीड कोड, कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे जा सकते हैं। लीड कोड बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कोई लिमिट नहीं है। देन कोड फोर्सेस एंड कोड शेफ, ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनको थोड़ा आइडिया कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। बेसिकली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज लाइक कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देन दे टेस्ट यू अपॉन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्किल, कि आपकी कोडिंग कैसी है और आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो सोच कैसे सकते हो। ये टेस्ट होती है, दोनों चीज आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में। एंड देन टिप्स टू फॉलो, भाई कुछ ऐसी ऐसी बातें जो हमने 1 1.5 साल हो गया कोडिंग करते, तो हमने सीखे या हमारे सीनियर्स ने हमें बताई थी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें बताएं। तो क्या क्या है वो, फर्स्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोडिंग स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ तरीका नहीं होता कि सिर्फ आप ये बुक प्रेफर कर लो, ये बुक प्रेफर कर लो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग।
देन पेयर प्रोग्रामिंग। अब पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है, काफी नया वर्ड होता है कई बच्चों के लिए, कि सपोज आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हो और ज्यादा दोस्त तो अभी ऑनलाइन है, तो जितनों से इंटरेक्शन हुआ है कि आपको पता चल गया भाई हाँ ये बंदा भी कोडिंग सीखना चाहता है या ये भी कोडिंग स्टार्ट कर रखी है, तो आप पेयर बनाओ, आप फ्रेंडशिप करो और एक दूसरे से इंटरेक्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है हमारी, मैं इस प्रॉब्लम पे फंस रहा हूँ या मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, तो भाई तू हेल्प कर दे, और उसकी नहीं हो रही तो वो मेरी हेल्प कर देगा। तो ये बहुत ही एफिशिएंट वे होता है अपनी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने का। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन को अपने माइंड सेट से देख रहे हो कि हाँ मेरे को यही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, अब जो दूसरा बंदा होगा वो इससे बेटर वे सीख सकता है, उसको एक अच्छा वे बताया कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसने एक बहुत ही अच्छा वे सोच लिया, तो वो आपको शेयर करेगा तो आपको पता चलेगा हाँ एक ऐसा भी वे हो सकता था। देन आस्क डाउट्स। आस्क डाउट्स, भाई डाउट्स पूछना कभी मत छोड़ो, और कभी ये मत सोचो कि हाँ मेरा डाउट कितना लेम होगा, कि यार मेरे को 1-1.5 साल होगा कोडिंग करते हैं, मैं खुद सोचूं कि यार मैं किसी से डाउट पूछूं तो मैं क्या होगा, मेरे को लैंग्वेज में इनपुट लेना भी नहीं आता। ऐसे कोई बात नहीं होती, डाउट्स लोगे तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। देन अप सॉल्विंग। अप सॉल्विंग क्या होती है, कि आपने एक प्रॉब्लम आज स्टार्ट करी, ठीक है, तो आज आपसे सॉल्व नहीं हुई, आपने 1 घंटा 2 घंटे लगा लिए, आपने फेडअप होके भाई कल ट्राई करते हैं, कल फिर बैठ गए उसको लेके, 1 घंटे 2 घंटे लगा दिए, कल भी नहीं हो रही, फिर तीसरे दिन भी यही किया, फिर एक एक टाइम पे ऐसा आता है कि पीक पॉइंट आ जाता है किसी भी बंदे का, किसी का 2 दिन में आता है, किसी का 3 दिन में आता है कि हाँ अब मेरे से प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन करूंगा। और ये सही भी है कि आप एक प्रॉब्लम को हफ्ते 2 हफ्ते लेके बैठे रखो, बार बार उस पर टाइम वेस्ट करो, उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम पे मूव करने से पहले आप उसका सॉल्यूशन देखो, वो प्रॉब्लम किस एल्गोरिथम पे सॉल्व हुई है, किस डेटा सेट से सॉल्व हुई है, आप कहाँ लैग कर रहे थे, आपकी जो अप्रोच थी और जो एग्जैक्ट अप्रोच है उसमें कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो अब सॉल्विंग बहुत जरूरी होती है, वरना क्या होगा कि पाइल अप होता जाएगा एक सेट आपका, कि ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा इनको सॉल्व कैसे करूं, कैसे मैं इनको ओवरकम करूं। तो साथ साथ करोगे तो बेटर रहेगा। देन ट्राई डिफरेंट रिसोर्सेज। मैंने पहले भी कहा था एक रिसोर्स पे स्टिक नहीं होना, जैसे हैकर रैंक स्टार्ट कर लिया तो 1-2 महीने कर लिया, उसके बाद किसी और पे शिफ्ट हो जाओ, या गीक्स और वीक्स पे पढ़ रहे हो तो किसी और पे शिफ्ट हो जाओ, कि सॉरी किसी और पे शिफ्ट हो जाओ, ताकि क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में एक लिमिटेड टाइप की वैरायटी मिलती है आपको, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो सकता है बिल्कुल अलग ही लेवल के क्वेश्चन हो, अलग ही अप्रोच लग रही हो, तो वो आप अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाओगे। देन प्रोजेक्ट एंड हैकाथॉन्स। प्रोजेक्ट्स क्या है, अब किसी ने कोई लैंग्वेज सीख ली तो बिगनर लेवल के प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे इन्हें C++ जावा सीख ली तो कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कोई आपके लिए टाइम टेबल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना लो, या जो पाइथन में करते हैं तो वो जीयूआई बना लो, कोई जीयूआई से कोई लॉगिन सिस्टम बना लो, या और भी काफी सारे होते हैं। जियो पाइथन में वॉइस का भी यूज कर सकते हो, मैंने फर्स्ट ईयर में खुद एक वॉइस का प्रोजेक्ट बनाया था पाइथन में जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था। देन जो जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, फिर धीरे धीरे करके उनके लेवल इंक्रीज करते जाओ। देन हैकाथॉन्स क्या होते हैं, तो हैकाथॉन्स बेसिकली कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी टीम के साथ या अकेले जाते हो, वहां पे आप अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हो, मे बी ए वेबसाइट, मे बी मशीन लर्निंग मॉडल, मे बी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो आप उसको यूज वहां आप उसको प्रेजेंट करते हो कि हाँ हमने ऐसे ऐसे करके ऐप बनाई, इसका पर्पज ये है और ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होगी। तो हैकाथॉन्स काफी अच्छे होते हैं, हम खुद सोचते हैं कि हमें थोड़ा पहले पता लग जाता तो और बेटर होता, क्योंकि रजत प्लीज ऑफ योर माइक। हाँ, सो देन हैकाथॉन्स में जाने के बाद ये होता है कि हाँ अलग अलग बंदे अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ कि बंदे इसी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी फील्ड के बारे में सोच रहे हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के बारे में, तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है वहां से। देन यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। कोडिंग कॉम्पिटिशन जैसे आईसीपीसी हो गया, कोड जेम हो गया, हैश कोड हो गया, एंड जो कोड शेफ पे हर मंथली चैलेंजेस होते हैं, और कोड फोर्सेस पे आपको हर वीक में 3-4 चैलेंजेस मिल जाते हैं, शॉर्ट टाइम के होते हैं जो 2-2 3-3 घंटे के, तो उनमें जाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आपकी इंप्लीमेंटेशन स्किल अच्छी है, आपकी प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग स्किल अच्छी है, बट आप एक स्पीड नहीं बना पा रहे हो, आप एक क्वेश्चन को 1.5 घंटे 2 घंटे में कर रहे हो, और आपको रियलाइज कब होगा, जब आप कॉम्पिटिशन में जाओगे आप देखोगे कि जिस टाइम में आप एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और बंदे हैं कहीं और बैठ के वो 4-4 5-5 क्वेश्चन उस स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, जब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मेरे को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और ये पढ़ना सफिशिएंट नहीं था, मेरे को स्पीड भी इंक्रीज करनी है मेरी,
मेरी और भी कुछ बातें हैं जो मेरे को इंक्रीज करनी है कोडिंग में, देन ज्वाइन अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी को क्यों ज्वाइन करना है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, लेट वर्क इट ऑन टुगेदर। कई बार ऐसा होता है कि हाँ मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं और मैं हूँ, मैंने सोच लिया प्रोजेक्ट बनाऊंगे, अब कोई प्रॉब्लम आ गई, अब मेरे से भी सॉल्व नहीं हो रही, मेरे दोस्त से भी सॉल्व नहीं हो रही, दोनों तीनों से, तो क्या करोगे वहां? तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इतनी अच्छी अच्छी कम्युनिटीज है ऑनलाइन, आपको स्टैक स्टैक ओवरफ्लो की कम्युनिटी मिलती है, गिटहब पर इतनी सारी कम्युनिटीज मिलती है, इतनी सारी ओपन सोर्स कम्युनिटीज मिलती है, तो वहां जाके ज्वाइन डीएससी भी करो है। अलग अलग कम्युनिटीज को। हाँ, प्रियांशु भाई ने सही कहा कि डीएससी खुद एक कम्युनिटी है आप कॉलेज में, आप डीएससी ज्वाइन करो। ज्वाइन कैसे करनी है वो ही बताएंगे हम। देन व्हाट एल्स यू नीड? अब डेटा स्ट्रक्चर इतना लंबा चौड़ा बता दिया भैया कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, तो क्या ये सफिशिएंट है कि सिर्फ मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर जाऊं और जो कोई बिग टेक कंपनी है मेरे को वहां पे एंट्री मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट पे फोकस करो और आपको कहीं एंट्री मिल जाएगी। यू शुड ऑल्सो हैव टू डन सम डेवलपमेंट वर्क। बट ऐसा होता है कि डेटा स्ट्रक्चर पे मेन फोकस रखो, अगेन गिव यू फर्स्ट प्रायोरिटी टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, देन यू आल्सो डू सम डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंट वर्क में हमारे पास क्या आता है? वेब डेवलपमेंट आती है आपको, कि जितनी सारी अपनी ये वेबसाइट्स दिखती है, सब वेब लविश। डेवलपमेंट के अंडर आता है, जो आपको iOS और अपनी एंड्रॉइड में अवेलेबल है हमारे पास, कि वो डाटा से प्रोसेस क्यों करता है, दो मशीन लर्निंग की वजह से आज जिसको कंपेयर कर पाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग काफी हाइक पे जा रही है अब। साइबर सिक्योरिटी, आईओटी डिवाइसेस, आई डिवाइसेस जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनका सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करके मल्टीपल एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती है, एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज होती है इस लाइन में, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ये और भी काफी सारी होती है। किसी को गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है, किसी को ब्लॉकचेन में जो हमारी क्रिप्टो करेंसी इतनी हाइक पे चल रही है तो उसमें इंटरेस्ट होता है। तो आप अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करो और उनके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाओ। इससे क्या होगा, ऐसा आपके डीएस से भी इंप्रूव होंगे क्योंकि आप उनका इंप्लीमेंटेशन वहां करोगे, एंड आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कैसे टैकल करना होता है वो पता चलेगा कि हाँ अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है सामने, तो मैं कैसे अपनी कोडिंग स्किल्स का यूज करके उसका सोल्यूशन निकालूं। देन अगेन वही बात है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि डीएस से करूं या फिर मैं वेब, एंड्रॉइड, साइबर, कोई डेवलपमेंट पार्ट करूं। हमें करने दोनों है, विद फर्स्ट प्रायोरिटी टू डीएस से। ऐसा करो कि जितना टाइम दे सकते हो डीएसए को दो। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि आप जब एक ही टॉपिक पढ़ते हो तो आप फेड अप हो जाते हो हाँ मैं एक हफ्ते से यार ये डीएसए कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो थोड़ा बोरिंग होने लग गया, तो फॉर अ चेंज टेक अ डेवलपमेंट। कोई वेब का स्टार्ट कर दो, कोई साइट बिल्ड करनी स्टार्ट कर दो साइड बाय साइड, कोई ऐप बनानी स्टार्ट कर दो साइड बाय साइड, कोई मशीन लर्निंग सीखना शुरू कर दो साइड बाय साइड। तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बनता रहेगा और माइंड रिफ्रेश भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे जाके स्टक हो जाएगा, वहीं घूमते रहोगे तुम। देन मस्ट एक्सप्लोर। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो एक डेवलपर को, एक कोडर को पता होना चाहिए। जितनी जल्दी आप इनसे इंट्रोडक्शन करोगे अपना, उतना आप बेटर रीच कर पाओगे। इनके लिंक्स भी आ गए होंगे चैट बॉक्स में। तो सबसे पहला आता है लिंक्डइन। अब लिंक्डइन क्या होता है? फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ। तो वो किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए होता है बेसिकली, कि ये एंटरटेनमेंट आप कुछ शेयर करते हो तो हंसी मजाक करने के लिए, मूड रिलैक्स करने के लिए। लिंक्डइन किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन के लिए। आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आई है, आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया, आपने किसी इंटरव्यू को क्रैक किया है किसी कंपनी का, तो वो शेयर कर सकते हैं वहाँ। एन नंबर ऑफ फील्ड्स के लोग होते हैं, सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई किस फील्ड को नया एक्सप्लोर कर रहा है, कोई किस फील्ड में पढ़ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आइडिया सोच रहा है, कोई कोलैबोरेशन कर रहा है। तो वो सब वो डालते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आपको पता चलता है हाँ मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ, सिर्फ वेब सीरीज और ये सब चला रहा हूँ, फेसबुक इंस्टा, और लोग कितना पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नई फील्ड एक्सप्लोर करें, तो आप इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मेरे को भी करना चाहिए वहाँ। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अब बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आपको उनमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनमें कोड करने के लिए उनकी कंपनी को ज्वाइन करना नहीं होता। कि ऐसे नहीं कि मैं उस कंपनी के लिए वर्क नहीं कर रहा तो मैं उसको कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या लैंग्वेजेस भी होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ओपन सोर्स होती है। अगर आप चाहें कि आपको लगता है हाँ इस लैंग्वेज में या इस सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं है और मैं इसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, तो आप ओपन सोर्स कम्युनिटीज को अप्रोच कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट करेंगी, वो बल्कि आपको और आगे से प्रमोट करती हैं कि हाँ अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप वर्क कर सकते हो। एग्जाम्पल ने तो लिनक्स,
लिनक्स खुद एक ओपन सोर्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लैंग्वेजेस की बात करें, पाइथन खुद एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, पीएचपी ओपन सोर्स लैंग्वेज है। जो हम वीएलसी मीडिया प्लेयर हमारा यूज करते हैं, काफी बच्चे यूज करते होंगे लैपटॉप में भी, अपने डेस्कटॉप में भी एंड मोबाइल्स में भी, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि 4 साल में वेट करूंगा। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई इंप्लीमेंटेशन की स्किल्स है आपके पास, तो आप उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। देन गिटअप क्या है? एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है गिटअप। यहाँ पे आप अपने कोड्स डाल सकते हो, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है कि अभी कोड ऐसा है और आपने कुछ अपडेट्स कर दिए, एक नया पेज ऐड कर दिया किसी वेबसाइट में, एप्लीकेशन में कोई नया टैब ऐड कर दिया, तो कई बार होता है कि मेरे को लास्ट अपडेट पे वापस जाना है, देन वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसमें हेल्प करता है। इतनी जल्दी बताना पॉसिबल नहीं है, मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो कंफ्यूजन होगी, बस एक आइडिया ले लो और बाद में खुद एक्सप्लोर करना है इसको। देन स्टैक ओवरफ्लो, मैं फिर एक बार पहले नाम लिया था स्टैक ओवरफ्लो का। एक कम्युनिटी होती है, यहाँ पे आप अपने इश्यूज देते हैं, बाकी लोग अपने इश्यूज देते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करते हैं। मान लगा लो कि अभी आप कोई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हो, आपसे उसका कंपाइलर इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई कंप्यूटर बेमतलब का एरर दिखा रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे सोल्व करूँ, तो आप जाके स्टैक ओवरफ्लो पे डाल सकते हो। या आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, आप होस्ट करने चलेगे उसको कि हाँ मेरी तैयार होगी, लोकल सिस्टम पे तो मस्त चल रही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है मेरी वेबसाइट, और अब मैं इसका ऑनलाइन लिंक बनाऊंगा और फ्रेंड्स वगैरह का शेयर करूंगा कि सभी विजिट करके देखो। वहां कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप स्टैक ओवरफ्लो इतनी अच्छी कम्युनिटी है, वहां जाके आप अपने प्रॉब्लम्स को डालो। ऐसे बहुत सारे डेवलपर होंगे जिन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम टैकल की होगी, तो आपकी हेल्प करते हैं कि हाँ इस स्टेप को फॉलो करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखती है, हाँ मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो करो। इससे नॉलेज एक्सचेंज होती है, आपको इंक्रीमेंट मिलती है अपने एक्सपीरियंस में। देन डीएससी स्लैक ज्वाइन कीजिए। आप कम्युनिटी ज्वाइन की बात की थी, तो डीएससी इतनी अच्छी कम्युनिटी ऑलरेडी आपके कॉलेज में है, आपके सभी सीनियर्स उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो डीएससी का स्लैक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्लैक इज लाइक अ प्लेटफॉर्म, लाइक अ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, कि आप वहाँ कॉलिंग कर सकते हो, चैट कर सकते हो, बट स्लैक में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको अलग अलग टॉपिक, जैसे में किसी को डीएसए डिस्कस करना है, तो आपको डीएसए में अलग चैनल मिल जाएगा, एक अलग ग्रुप मिल जाएगा कि आप डीएसए के वहां क्वेश्चन पूछ सकते हो, वेब के वहां पूछ सकते हो, क्लाउड के वहां पूछ सकते हो। एक ऑर्गेनाइज वे में आप इश्यूज अपने डिस्कस कर सकते हो और दूसरों से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप है, वहाँ डीएसए की बात चल रही है, क्लाउड की बात चल रही है और मशीन लर्निंग की बात चल रही है, और मेरे को वेब चाहिए, वेब की बात हो ही नहीं रही वहाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ वेब की बात कहाँ हुई थी। तो उसके लिए स्लैक आपकी हेल्प करता है। देन स्लैक इज कंपैटिबल टू एवरी डिवाइस, आईओटी, अपने पास ये जो आईओएस होता है, एंड्रॉइड होता है, डेस्कटॉप होता है, सबके अंदर स्लैक कंपैटिबल है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यू शुड ज्वाइन, आपको लिंक चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आप हम मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो, और जितने भी बंदे सबको रीच आउट कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी गाइडेंस के लिए ऑन स्लैक।